नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों यहां पर मनोविज्ञान का मैराथन टेस्ट लेकर आया हूं जो कि मनोविज्ञान का पेपर नंबर 10 है। 10वां टेस्ट है ये। देखिएगा बहुत ही शानदार और नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब ये टेस्ट किस किस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए बेहद उपयोगी है। उसके बाद में जो मुख्य परीक्षा सेकंड परीक्षा होगी उसके लिए भी बेहद उपयोगी है। साथ में फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, सीटेट भर्ती के लिए और अन्य किसी भी राज्य के शिक्षक भर्ती हो सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मनोविज्ञान के ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेपर नंबर 10 है साथियों, प्लेलिस्ट बना रखी है। इसके पहले के 9 टेस्ट अगर आपको देखना है तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जाकर के 9 टेस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। देखिएगा प्रश्न संख्या 1 है आपके, क्या पूछा जा रहा है, एक एक प्रश्न को हम समझकर यहाँ हल करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है, जो संबंध स्किनर का चूहों से, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? कुत्तों से था पहला विकल्प, मुर्गियों से था, बंदरों से था और वनमानुषों से था। तो देखो स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया इसलिए स्किनर का संबंध चूहे पर, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया इसलिए बिल्लियों पर, तो कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था साथियों? इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है, लेकिन आजकल ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल जिस एक लेवल से एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं उसी लेवल से मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आऊँगा। देखो कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो किया था वनमानुष पर। ठीक है, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इनका प्रसिद्ध प्रयोग आता है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है, कोहलर, जो कि गेस्टाल्टवादी थे साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। ये देखिएगा दूसरे प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 है, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा इनमें से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? पहला विकल्प है समस्याओं का व्यावहारिक अध्ययन करना, समस्याओं का व्यावहारिक समाधान निकालना, कार्य प्रणाली में सुधार करना और ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना। तो भाई क्रियात्मक अनुसंधान के जनक है स्टीफेन एम कोरे। कौन है? स्टीफेन एम कोरे इसके जनक है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय में किया जाता है विद्यालय की समस्याओं को दूर करने के लिए। साथियों राइट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प? ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना ये क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य है समस्याओं का व्यावहारिक अध्ययन कर उनका व्यावहारिक समाधान निकाला जाए और विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार किया जाए। तो चौथा विकल्प जो है यह आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन है, बुद्धि के सिद्धांतों का जनक कहा जाता है? थॉर्नडाइक को, अल्फ्रेड बिने को, गार्डनर को और गिलफोर्ड को। तो भाई बुद्धि का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था वही उसका जनक होगा। तो प्रश्न संख्या 3 में आपका जो सही उत्तर है साथियों वो रहेगा अल्फ्रेड बिने। बिने इस प्रकार से लिखा होता है। बिने नाम में बिनेट भी कई जगह आपको मिल जाएगा। बिनेट और बिने दोनों एक ही है साथियों। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले सन 1905 में बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत दिया था। कौन सा? बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत। इसलिए अल्फ्रेड बिने को बुद्धि के सिद्धांतों का जनक कहा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 3 में। नेक्स्ट आते हैं अब हम प्रश्न संख्या 4 पर। तो चौथा क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 4। एक बालक है जो काली गाय, काला कुत्ता व काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है क्या? पहला विकल्प अनुक्रिया अनुबंधन, दूसरा है उद्दीपक सामान्यीकरण, तीसरा है अनुक्रिया सामान्यीकरण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इनमें से कोई नहीं वाले विकल्प को आपको एग्जाम में हटा देना है, क्योंकि उसको सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, लगभग वो रहता ही नहीं है सही, यूँ मानो आप 99.99% वो सही नहीं रहेगा। तो देखो बालक क्या कर रहा है, काली गाय है, काला कुत्ता है, काली वस्तु, मतलब वो यूं नहीं देख रहा है सजीव निर्जीव, वो देख रहा है रंग कैसा, काला। तो मतलब
उसको काले रंग से डर लगता है। तो इसका मतलब यूँ है कि उसने उस विशेष चीज़ के प्रति मन में एक अवधारणा बना रखी है कि भाई यार ये चीज़ खराब होती है, कभी ना कभी कोई हादसा उसके साथ गुजरा हुआ होता है उस चीज़ से, तो इसलिए वो उससे डरता है साथियों। तो हम इसको कहेंगे उद्दीपक सामान्यीकरण। क्या कहेंगे? उद्दीपक सामान्यीकरण। सेकंड विकल्प चौथे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे। तो पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। सीखना एक तरह व्यवहार का बचाव है, विस्तार है, संशोधन है और प्रसार है। तो साथियों, सीखना एक तरह व्यवहार का बचाव तो होगा नहीं, व्यवहार में परिवर्तन लाना या व्यवहार में संशोधन लाना ही सीखना या अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखना या अधिगम कहलाता है। ये परिवर्तन या संशोधन ये स्थायी होता है साथियों। कैसा होता है? स्थायी। अगर परिवर्तन या संशोधन स्थायी नहीं है तो उसको हम अधिगम नहीं कह सकते, वो फिर वहाँ पर किसी दवाओं की वजह से या अन्य किसी कारण से हो सकता है। तो थर्ड विकल्प आपके पांचवें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है साथियों? आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। शाब्दिक अनुबंधन के लिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए, चालक अनुबंधन के लिए और आकस्मिक अनुबंधन के लिए। तो भाई स्किनर बॉक्स का मतलब यूं है कि इस बॉक्स का निर्माण बीएफ स्किनर के द्वारा किया गया होगा, इसलिए तो इसको स्किनर बॉक्स कहते हैं। स्किनर बॉक्स इसको कहा जाता है साथियों। ये बीएफ स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए बनाया था। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। इसी के अंतर्गत इस बॉक्स में ही इन्होंने अपने सिद्धांत के लिए प्रयोग किया था साथियों। पुनर्बलन पर आधारित जो प्रयोग था ना, चूहों वाला, वो। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। देखो यार, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि रोज डेली आपके पास निःशुल्क वीडियो आते हैं और बिल्कुल निश्चित रूप से इसका फायदा आपको पिछली भर्ती में भी मिला होगा। मैंने सिर्फ अभी रीट की ही तैयारी करवाई थी, तो रीट लेवल 2 तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने रद्द कर दी। हमारे कई सारे विद्यार्थी थे, कई सारे साथियों, सैकड़ों में, जिनके 130 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे थे इस रीट में, लेवल 2 में। और लेवल 1 में भी सैकड़ों विद्यार्थी हैं जिनके 130 प्लस नंबर आ रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर अध्ययन किया और खुद की मेहनत भी बिल्कुल उनकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत योगदान हमारा भी था साथियों, उनकी तैयारी में सही दिशा निर्देश देने में। तो बिल्कुल आप भी निश्चित होकर के तैयारी कीजिएगा। खास तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइकोलॉजी की तैयारी करनी हो, टीचिंग मेथड की तैयारी करनी हो, हिंदी व्याकरण की तैयारी करनी हो, टीचिंग मेथड किसी भी सब्जेक्ट की हो, हिंदी व्याकरण पूरी आपको तैयार करनी हो, या फिर राजस्थान जीके आपको तैयार करनी हो, तो स्पेशल रूप से इस चैनल पर जरूर एक बार आप देखिएगा। लगातार वीडियोस 10-15 दिन में आपको ऑटोमेटिक इस चैनल पर नज़र आ जाएगा कि हाँ भाई, बिल्कुल बेहतर दिशा में हमारी तैयारी हो रही है। तो देखो 7वां प्रश्न क्या है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, पुनर्बलन का परिणाम है, संज्ञानात्मक संकार्य है, अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता है। तो भाई देखो, कोहलर का वही नाम आया, वही गेस्टाल्टवादी सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था इन्होंने। तो साथियों, क्या कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है? ऐसा कुछ भी ये सिद्ध नहीं करना चाहता था। पुनर्बलन का परिणाम बिल्कुल भी नहीं साथियों, बल्कि ये कहता है कि सीखना अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता है। इसलिए इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, जो उसका क्या नाम है, इनसाइट थ्योरी। क्या नाम है? इनसाइट थ्योरी, जिसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 4 प्रश्न संख्या 7 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आएंगे। तो 8वां प्रश्न, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का प्रयास व भूल का सिद्धांत, संकेत अधिगम का सिद्धांत और स्थान अधिगम का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का नाम आ रहा है साथियों। थॉर्नडाइक के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? अधिगम का प्रयास व भूल का सिद्धांत, जिसको हम त्रुटि व प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं साथियों। दूसरा विकल्प आपके 8वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 9 पे आएंगे। तो 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम,
प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तो थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में साथियों जो नियम आते हैं वो 3 नियम होते हैं। एक तो होता है प्रभाव या परिणाम का नियम, एक होता है तत्परता का नियम और एक होता है अभ्यास का नियम। लेकिन साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम जो है थॉर्नडाइक के गौण नियमों के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत? गौण नियमों के, जो सीखने के गौण नियम है उसमें आता है ये। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 10 पे आएंगे। तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिएगा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क के अनुकूलन पर, व्यवहार के अनुकूलन पर, चिंतन के अनुकूलन पर और प्रेरणा के अनुकूलन पर। तो देखो, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? पावलोव के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। और इसमें किसके अनुकूलन पर बल दिया जाता है? व्यवहार के अनुकूलन पर बल दिया जाता है। मतलब व्यवहार को एक निश्चित तरीके से ढाला जाता है, व्यवहार को एक निश्चित तरीके से कराया जाता है। जैसे इन्होंने जो प्रयोग किया था साथियों, उस प्रयोग में कुत्ते पर जो प्रयोग किया था उसमें घंटी से ही इन्होंने कि भाई ऐसा अनुबंधन स्थापित कर दिया कि कुत्ते के द्वारा घंटी की आवाज सुनने पर ही लार का स्त्राव कर दिया जाता था। तो इस प्रकार दूसरा विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 11 पे आएंगे। तो 11वां प्रश्न देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन और चिन्ह अधिगम। तो भाई क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो कि B.F. स्किनर ने दिया था, इसको साथियों हम नैमित्तिक अनुबंधन या साधनात्मक अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, ये याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साधनात्मक अनुबंधन भी कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहते हैं। सभी नाम किसके हैं? स्किनर के सिद्धांत के साथियों। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है ये बिल्कुल सही आंसर है। जबकि प्राचीन अनुबंधन जो पावलोव के द्वारा दिया गया था वो है, ठीक है। चिन्ह अधिगम साथियों यहाँ पर किसके द्वारा दिया गया था? टोलमैन के द्वारा दिया गया था। तो विकल्प नंबर ओनली दूसरा ही सही है 11वें में। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो चलिए 12वां प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? तो देखो, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। दूसरा विकल्प है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तीसरा है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि नहीं है। और चौथा है अधिगम लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। अधिगम एक, यहाँ एक लिखा था मैंने, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो देखो, आपको ये देखना है अधिगम की विशेषता नहीं है। साथियों सही विकल्प का चुनाव करो, एक बार आप सोच लो। तो देखो 12वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हो साथियों। आप सिर्फ ये देख सकते हो कि क्रिया हो रही है या नहीं, आप ये नहीं देख सकते हो कि अधिगम हो रहा है या नहीं। उसके लिए आपको विशेष विधियों का प्रयोग करना होगा साथियों। इसलिए विकल्प नंबर 1 जो है ये अधिगम की विशेषता नहीं है। बाकी अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन भी अधिगम होता है, लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया भी है। लक्ष्योन्मुख मतलब लक्ष्य की ओर उन्मुख। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि भी नहीं है साथियों, क्योंकि अभिवृद्धि अधिगम नहीं होती है। तो यहाँ पर ओनली प्रथम विकल्प ही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे। तो 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। दूसरा, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत B.F. स्किनर। तीसरा है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव। और चौथा है सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो साथियों देखो, 4 सिद्धांत हैं, उनके जनक भी सामने दे रखे हैं। तो सही युग्म नहीं है, मतलब 3 तो यहाँ पर सही है और 1 गलत है। उस 1 का ही आपको चुनाव करना है। तो देखो पहला देखेंगे, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। क्रिया प्रसूत का किसने दिया? B.F. स्किनर ने दिया। क्लासिकल थ्योरी मतलब जो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है ये पावलोव ने दिया। ये तीनों तो बिल्कुल सही है। तो जो सीखने का समग्र सिद्धांत है साथियों, समग्र सिद्धांत हल ने नहीं दिया है, बल्कि समग्र सिद्धांत को हम इनसाइड थ्योरी भी कहते हैं। इनसाइड थ्योरी मतलब अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो कि गेस्टाल्ट वादियों के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? गेस्टाल्ट वादियों के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। यहाँ पर फिर आपका कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए,
सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, क्या कहा जाता है उसको? सीखने का वक्र कहा जाता है, सीखने का पठार कहा जाता है, उसको स्मृति कहते हैं या अवधान कहते हैं। तो सीखने की वह अवधि मतलब हम अधिगम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस समय सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हो रही है, हम नहीं सीख पा रहे हैं, एक निश्चित स्थान पर जाकर हम रुक गए हैं, मतलब रुक क्या गए, हम सीख नहीं पा रहे हैं। तो साथियों इसको अवधान नहीं कहा जाता है, ना ही स्मृति, सीखने का वक्र भी नहीं, बल्कि इसको सीखने का पठार या अधिगम का पठार इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगम का पठार या सीखने का पठार। दूसरा विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। तो 15वां प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? C.L. हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेग तेई ने और स्किनर ने। तो साथियों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, घुमा घुमा के चीजें वो आ रही है, लेकिन एग्जाम में भी ऐसे आती है, इसलिए साथियों आपको तैयार कर रहा हूं निश्चित रूप से एग्जाम में सफलता पाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। 16वां प्रश्न है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से और अधिगम के सिद्धांत से। तो इतनी देर से मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोहलर है, वर्दीमर है, कोपका है, ये गेस्टाल्टवादी है और इन्होंने सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, जिसको इनसाइड थ्योरी भी कहते हैं, जिसको समग्र सिद्धांत भी कहते हैं। तो मतलब ये कोहलर, मतलब यहाँ पर कोहलर किससे संबंधित है साथियों? कोहलर यहाँ अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। चौथा विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। आपके 18वां प्रश्न, ये देखिए प्रश्न नंबर 18 को। साथियों 18वां प्रश्न है, मेस्लो के अनुसार निम्न स्तरीय आवश्यकताओं में शामिल है। पहला, शारीरिक आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता और प्रेम की आवश्यकता। दूसरा है आत्मगौरव की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता और प्रेम की आवश्यकता। तीसरा है शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और प्रेम की आवश्यकता। और चौथा है शारीरिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मगौरव की आवश्यकता। इसका मतलब ये है चारों ही विकल्प जो है इसमें सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। तो सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता होती है साथियों, इसके बाद में शारीरिक आवश्यकता के बाद में आती है सुरक्षा की आवश्यकता, और इसके बाद में आती है प्रेम की आवश्यकता, फिर इसके बाद में आती है सम्मान की आवश्यकता, और फिर इसके बाद में आती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो इस प्रकार शारीरिक, सुरक्षा और प्रेम की आवश्यकता जो है इसको निम्न स्तरीय आवश्यकताओं के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा विकल्प आपके 18वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। मेस्लो का जो सिद्धांत है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई है। मैंने अभी बताया था आपको, पहली शारीरिक है, दूसरी सुरक्षा की है, तीसरी प्रेम की है, चौथी सम्मान की है और पांचवी आत्मसिद्धि की है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। यहाँ तीसरा विकल्प आपके बिल्कुल सही है। तो 19वां प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 19 है, मूल प्रवृत्तियों का जनक कहा जाता है किसको? विलियम मैकडूगल को, विलियम जेम्स को, जेम्स सल्ली को और जेबी वाटसन को। तो इनमें से किसको मूल प्रवृत्तियों का जनक कहा जाता है? 19वें प्रश्न में आपको सही उत्तर बताना है साथियों। मूल प्रवृत्तियों का जनक किसको कहा जाता है? विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों का संबंध 14 संवेगों से बताया है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 19 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं, क्या है आपके 20वां प्रश्न। अधिगमकर्ता की कोई भी अनुक्रिया उद्दीपक का परिणाम नहीं होती है, बल्कि अनुक्रिया के बाद जो पुनर्बलन दिया जाता है उससे अनुक्रिया होती है। कथन किस सिद्धांत की तरफ इशारा कर रहा है? एसआर थ्योरी, आरएस थ्योरी, इनसाइड थ्योरी और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि उद्दीपक से अनुक्रिया नहीं होती है, बल्कि अनुक्रिया के बाद में जो आप पुनर्बलन देते हो उससे दोबारा अनुक्रिया होने की संभावना होती है। तो साथियों ये चीज़ें कौन से सिद्धांत में होती है? इनसाइड थ्योरी में बिल्कुल नहीं होती है, ना ही क्लासिकल कंडीशनिंग में होती है। ये होती है स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत में, जिसमें पहले क्रिया कराई जाती है और उसके बाद में पुनर्बलन दिया जाता है। ठीक है, पुनर्बलन बाद में देंगे तो उससे क्या होगा कि अधिगमकर्ता वापस उस क्रिया को दोहराता है। तो साथियों क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को हम क्या कहेंगे? देखिएगा, एक तो है स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि इसका आंसर पहला नहीं है बल्कि दूसरा विकल्प है
RS थ्योरी, जिसको रेस्पॉन्स स्टिम्युलस थ्योरी कहा जाता है। मतलब अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, पहले अनुक्रिया फिर उसके बाद में उद्दीपक बाद में दिया जाता है। देखो दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 20 में, और ये बाद में जो उद्दीपक देते हैं ये पुनर्बलन का कार्य करता है। ठीक है, तो सेकंड विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आएंगे। तो 21वां प्रश्न, प्राचीन अनुबंधन के प्रकार है, कितने प्रकार है? 1, 2, 3 और 4। साथियों प्राचीन अनुबंधन किसके द्वारा दिया गया था? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा। इसमें इन्होंने प्राचीन अनुबंधन में क्या किया था? घंटी से ही कुत्ते के लार स्त्राव करवा दी थी। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने जो प्राचीन अनुबंधन के प्रकार बता रखे हैं वो प्रकार बता रखे हैं 4 प्रकार। कितने प्रकार? 4 प्रकार। जैसे सैकालिक अनुबंधन, पूर्वकालिक अनुबंधन, पश्चिगामी अनुबंधन, विलंबित अनुबंधन, इस प्रकार से। तो चौथा विकल्प आपके 21वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पावलोव के सिद्धांत में अनुबंधन होता है किसके मध्य? कुत्ते का घंटी के साथ, घंटी का कुत्ते के साथ, घंटी का भोजन के साथ और भोजन का कुत्ते के साथ। तो देखो पावलोव के सिद्धांत में किसका अनुबंधन किसके साथ होता है? अब यहाँ पर इस प्रश्न को लगभग सभी छात्र गलत करते हैं साथियों, क्योंकि हम क्या करते हैं कि कुत्ते का घंटी के साथ ये कर देते हैं। ये आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी कर देते हैं भोजन का कुत्ते के साथ अनुबंधन, ये भी बिल्कुल गलत है। घंटी का कुत्ते के साथ भी नहीं होता है, बल्कि अनुबंधन किन किन के मध्य होता है? घंटी का भोजन के साथ। अब आप कहोगे कि कैसे? क्योंकि साथियों क्योंकि भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह में लार का आना ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर एक समय आता है जब घंटी को देखकर कुत्ते के मुंह में लार का आना हो जाता है, तो फिर अनुबंधन भोजन की जगह किसकी जगह हो गया? घंटी का। मतलब भोजन के स्थान पर किसका हो गया? घंटी का। तो घंटी का भोजन के साथ यहाँ पर अनुबंधन होता है। तो थर्ड विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। बालक को स्कूल भेजा जा सकता है लेकिन सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। उदाहरण थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर साफ साफ कह रहा है नॉर्मली कि आप स्कूल भेज सकते हो लेकिन सीखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जब तक उसके अंतर्मन से उसकी इच्छा न हो सीखने की। तो साथियों इस नियम को हम कहते हैं तत्परता का नियम। क्या कहते हैं? तत्परता का नियम। कि जब तक अधिगमकर्ता सीखने के लिए तत्पर या तैयार नहीं होता है आप उसको नहीं सिखा सकते हो। आंतरिक रूप से तत्पर और तैयार अधिगमकर्ता ही किसी चीज को सीख सकता है। विकल्प 1 आपके बिल्कुल सही है 23 में। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 24 पे आएंगे। तो 24वां प्रश्न, अध्यापक द्वारा बच्चों को कक्षा में पाठ को अधिक से अधिक बार दोहराने का निर्देश देने चाहिए। यह कथन किस नियम पर आधारित है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, परिणाम का नियम और आंशिक क्रिया का नियम। तो भाई अध्यापक द्वारा बच्चों को कक्षा में पाठ को अधिक से अधिक बार दोहराया जाने का निर्देश देना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार उस पाठ को पढ़ो। तो ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या होगा? अभ्यास होगा। अर्थात ये नियम किस पर आधारित है? अभ्यास के नियम पर आधारित है। प्रथम विकल्प आपके 24 में सही है। अब देखेंगे साथियों 25वें प्रश्न को। तो देखो 25वां प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे प्रोफेसर नरसिम्हा राव, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर स्टीफेन और इनमें से कोई नहीं। तो मैंने क्या कहा है एग्जाम में इनमें से कोई नहीं वाले विकल्प को आपको हटा देना है साथियों। आप बिल्कुल कंफर्म हो 101% तो ही इस आंसर को सही करना, नहीं तो ये आंसर नहीं रहेगा आपका। देखो एनसीएफ 2005 जिसको हम कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। साथियों इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। विकल्प नंबर आपका 2 बिल्कुल सही आंसर है 25वें प्रश्न में। तो देखो 25 ही प्रश्न है लेकिन बेहद ही शानदार प्रश्न थे। आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, बिल्कुल भी यूट्यूब से डिलीट नहीं किया जाएगा वीडियो को कभी भी। और साथियों आप हमेशा इसका बिल्कुल निःशुल्क फायदा ले सकते हो। इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। नीचे कमेंट में बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।